साथियों, यदि आप जीके के अत्यंत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि यदि आप एक लंबे समय से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या किसी अगले एग्जाम देने की तैयारी में है तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको आपकी तैयारी का आकलन पता चलेगा और आपको नए प्रश्नों के जरिए आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि भी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। जी हाँ दोस्तों, आपको संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। आपको यह मालूम होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। यह प्रश्न हम आपके लिए एसएससी एमटीएस 2012 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित प्रावधान शामिल है। जी हाँ दोस्तों, भाग 16। दूसरा इज द राइट आंसर, भाग 16। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। हो सकता है यही प्रश्न आपके संविधान की टॉपिक से आपके क्वेश्चन पेपर में रख दिया जाए कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है। यह प्रश्न हम आपके लिए आरपीएफ 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए आप निसंकोच को, जी हाँ दोस्तों, आपको इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो निसंकोच कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर फ्रांसीसी। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस से लिया गया है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस से लिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। उत्तर प्रदेश हमारे भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए एक या दो क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश से बार बार रिपीट होते माने जाते हैं। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर 1972 में। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह प्रश्न हम आपके लिए दिल्ली पुलिस 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी ईवीएम का उपयोग कब किया गया था। पहली बार ईवीएम का उपयोग कब किया गया था भारत में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 1882 में पहली बार भारत में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको लगे आप पूरा वीडियो देखिए, 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब दीजिए। फिर बाद में यदि आपको लगे कि यार वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। मैं आपसे कहता हूं हाथ जोड़कर कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% यकीन मानिए कि यह आपके अगले एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यह प्रश्न हम आपके लिए एमपी पुलिस एसआई 2023 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हो सकता है आपके भी क्वेश्चन पेपर में यह प्रश्न पूछा जाए कि जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। बताइए। जी हाँ दोस्तों, 1974 में। दूसरा इज द राइट आंसर 1974। चलिए दोस्तों, अगला और छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि भारत की पूरी तरह जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रथम बार पूरी तरह से जैविक खेती को अपना चुका है। बताइए ऐसा प्रथम राज्य कौन सा है जिसने पूरी तरह से अपने राज्य में जैविक खेती को अपना चुका है। यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर सिक्किम। बहुत सारे साथियों ने हमारा सही जवाब दिया है सिक्किम। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में प्रिंट में थोड़ा गलत हो गया है कि इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई। आपको यह बताना है कि कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई। यह प्रश्न हमारा रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में 2008 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। बताइए कि कदम से कदम बढ़ाए जा, एकला चलो रे, अमर सुनार बंगाला,
चित दे भय शून्य। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर है कदम कदम बढ़ाए जा। यह रचना हमारी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है। ये बाकी तीनों रचनाएं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। बताइए इनमें से कौन सा जीव है जिसके कारण हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। यह प्रश्न हमारा हाल ही में यूपी पुलिस 2024 की कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ही द राइट आंसर विषाणु के कारण ही हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछा भी गया है ये प्रश्न। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में आप देख सकते हैं यूपी टेट में 16, 18, 19 और 21 में कितनी बार नहीं पूछा गया। हो सकता है यही एक रचना आपके एग्जाम में रख दिया जाए, क्योंकि एक या दो रचनाएं हर एग्जाम में पूछ ली जाती है। हो सकता है यही रचना पूछ ली जाए आपके क्वेश्चन पेपर में कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आपको प्रश्न लगे, आप पूरे प्रश्न देखिए, आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अगला और 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार ये प्रश्न। मैं आपके लिए सिर्फ राजस्थान टेट, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान टेट 2016 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आया हूं, लेकिन कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की कौन सी भाषा थी। जी हाँ दोस्तों, ब्रज भाषा थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य के किस नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न हमारा यूपी टीईटी की जूनियर के एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता का सरकारी इतिहासकार कौन था। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न हमारा यूपीएससी 2009 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, और कई बार यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है कि भारतीय स्वाधीनता का सरकारी इतिहासकार कौन है। तीसरा द राइट आंसर एसएन सेन। एसएन सेन भारतीय स्वतंत्रता का सरकारी इतिहासकार है। चलिए दोस्तों, 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके एग्जाम में हिंदी टॉपिक है तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए कि किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही पुराने होते हैं। हाल ही में तो यह क्वेश्चन नहीं चल रहा है, लेकिन कई बार यह देखने को मिला है कि बेहद ही पुराने प्रश्न जो बहुत पहले पूछे जा चुके हैं, आज से 10 से 15 साल बाद कई बार रिपीट हो चुके हैं, उन क्वेश्चनों को दोबारा से पूछा जा रहा है। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। 1907 में हुआ था प्रथम बार विभाजन कांग्रेस का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आप तुरंत रफ कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए। यह प्रश्न हमारा यूपीएसआई में 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि निर्देशक तत्व डॉट 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 में उल्लेखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हूबहू जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में, उसी तरह हमने आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रश्न यह कि निर्देशक तत्व डॉट 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 में उल्लेखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट माने जाते हैं। पुराने प्रश्न जो अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपके अगले एग्जाम में दे दिए जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप उसके 10-15 सालों की प्रैक्टिस सेट करिए, यकीन मानिए कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 भरेंगे इसमें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि इस चिन्ह को हिंदी में क्या कहा जाता है। यह प्रश्न हम आपके लिए हरियाणा और यूपी टेट 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है यह क्वेश्चन। बताइए कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अर्ध विराम। जी हाँ दोस्तों, अर्ध विराम कहा जाता है। इसे पूर्ण विराम नहीं कहा जाता, ना ही इसको अल्प विराम कहा जाता, ना ही निर्देशक विराम कहा जाता, इसको अर्ध विराम कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। यह हमारा प्रश्न असम में, जी हाँ दोस्तों, असम राज्य में पुलिस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। चौथा इज द राइट आंसर मेघालय में स्थित है। चलिए दोस्तों 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है हमारा कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है। यह हमारा प्रश्न यूपीएससी में, जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के मेंस एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है, और इसको हमने शॉर्ट में प्रश्न रखा है। जी हाँ दोस्तों, एक विकल्पी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो हमने इस प्रश्न को आपके लिए शॉर्ट में रखा है, लेकिन लॉन्ग में पूछा गया था, मेंस में लॉन्ग में पूछा गया था ये क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षा में कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर मॉरिशस में स्थित है। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। रफ कॉपी उठाइए और तुरंत इसको नोट करिए। यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो बिना देर के इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर नाइट्रोजन। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा एनटीपीसी 2006 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 1887 में। नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा प्रश्न यूपीएसआई में, जी हाँ दोस्तों, यूपीएसआई में कई बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप इसका फटाक से कमेंट करके जवाब दीजिए कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला और 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 22वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का मुख्यालय केंद्र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल में 2009 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है। आप फटाक से इसका जवाब दीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा इज द राइट आंसर बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। चलिए दोस्तों, 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न, ये देखिए एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप नोट करिए तुरंत। आप रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करिए। यह प्रश्न हमारा एमपीएसआई 2022 में भी रिपीट हो चुका है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जब पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था। जी हाँ दोस्तों, बार बार प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जब पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर लॉर्ड विलिंगडन। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर इसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितने भी स्टूडेंट हमारे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। खासकर जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह प्रश्न बेहद ही रामबाण साबित होने वाला है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है। तीसरा इज द राइट आंसर विमुद्रीकरण। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। विमुद्रीकरण कहलाता है पुरानी योजना को समाप्त कर, मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा को जारी करना। चलिए दोस्तों, 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से किस अवस्था को स्थिर अवस्था कहा जाता है। यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न हम लेकर आए हैं, इसलिए हमने इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट किया है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है। बताइए ऐसी कौन सी समय अवधि है जिसे स्थिर अवस्था के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर 1901 से 1921 तक की समय अवधि को जनसंख्या की इतिहास की दृष्टि से स्थिर अवस्था काल कहा जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सभी को मालूम होगा। फटाक से कमेंट करके बताइए कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जितने भी भाई बहन हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सभी लोग कमेंट करके इसका जवाब दें कि ऐसा कौन सा शहर है भारत का जिसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। बताइए, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को या अफगानिस्तान को, किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। चौथा इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि सीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न कई बार रिपीट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एग्जाम में प्रश्न कई बार बार रिपीट हो जाते हैं कि सीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा इज द राइट आंसर, 1964 में हस्ताक्षर किए गए थे। हमारा 29वें नंबर का प्रश्न है। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा एचटेट 2007 में पूछा गया था कि 1901 में बांग्लादेश में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी। यह प्रश्न हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा टेट में 2007 में पूछा भी जा चुका है कि 1901 में बांग्लादेश में शांति निकेतन, जी दोस्तों, शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी। बताइए। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए दोस्तों, अपना अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और अंतिम नंबर का 30वें नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। जी दोस्तों, यदि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो इसका जवाब तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था, यानी हिंदी का प्रयोग हुआ था। क्योंकि हिंदी की भाषा लिखित में कौन सी है, देवनागरी है। बताइए, देवनागरी लिपि है हिंदी की, कि किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। तो तीसरा इज द राइट आंसर, गुजरात का। नमस्कार साथियों, आज के हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जीके और एग्जाम फाइटर के साथ जरूर जुड़े रखिएगा। नमस्कार साथियों।